मैं महेश मेवाड़ा IBS कोचिंग उज्जैन ऑफिशियल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विषय मध्य प्रदेश जीके पढ़ाऊंगा। जीके के अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश गठन। इसके पहले बात करते हैं कि जो भी मध्य प्रदेश एग्जाम रहती है उसमें मध्य प्रदेश एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश एग्जाम के जो क्वेश्चन कंटेंट रहते हैं वो सभी बुक में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। हमने मध्य प्रदेश एग्जाम के क्वेश्चन को पिछली जो एग्जाम हुई है उन एग्जामों में ध्यान में रखते हुए हमने देखा गया कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो काफी डीपली क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हमने ये ध्यान में रखते हुए जितना भी कंटेंट है उसको प्रोवाइड करा है और कहीं न कहीं सारे कंटेंट इकट्ठा करके आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन के पहले जानते हैं मध्य प्रदेश क्या वास्तव में पहले मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। क्या मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था ये देखते हैं। देखा गया जहां महाकाव्य में मध्य प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन नाम देखा गया तो देखा गया पहले दक्षिणापथ चेदी के नाम से जाना जाता था और उसके बाद धीरे धीरे कहीं न कहीं दक्षिणा कौशल के नाम से जाना गया और लास्ट में अवंती के नाम से जाना गया। यहाँ एक प्रदेश का नाम हुआ करता था। आज वर्तमान बात करें यहाँ एक नगर या शहर का नाम था। इसके बाद धीरे धीरे इतिहास में देखा गया कि आक्रमण विदेशों के आए हुए आक्रमण हुए। पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ, शक, पल्लव और इस्लाम धर्म के का भी आक्रमण हुआ और इसके बाद मुगल आए। मुगल के बाद यूरोप कंट्री के देशों का आक्रमण हुआ और कहीं न कहीं विशेषकर देखा जाए यूरोप कंट्री में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। इन्होंने एक परमिशन ली थी। इस परमिशन का नाम था मेग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार करने लगे और व्यापार करने के कारण इनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ती गई और बढ़ने के कारण ये अपने जहाजी क्षेत्र का विस्तार करने लगे और धीरे धीरे इन्होंने भारत की भूमि पर भी अधिकार करने लग गए और अपना विस्तार बढ़ाते गए। इनको देखा गया कि इन्होंने अपना विस्तार बढ़ा लिया गया और यहाँ जहां रहते थे ये अपने उस नगर को अपने नगरों के नाम से जानने लग गए या कहने लग गए। अब धीरे धीरे इन लोगों ने जो विस्तार अंग्रेजों ने अपने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाते गए और विस्तार करते गए। अब इस क्षेत्र को इन्होंने कहीं न कहीं अपने क्षेत्र को बढ़ाने पर इसको नाम दे दिया गया प्रेसिडेंसी। जहां जहां इन लोगों ने अपना अधिकार या उस जगह को अपने नियंत्रण में कर लिया उस जगह को ये प्रेसिडेंसी के नाम से बुलाने लगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या है मुंबई प्रेसिडेंसी या पहले उसको बोलते थे बंबई प्रेसिडेंसी। में बात करें बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और नागपुर प्रेसिडेंसी। इसमें से नागपुर प्रेसिडेंसी का कहीं न कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश गठन के कितने पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ेंगे। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश गठन बड़ा टॉपिक है। इसको 4 भागों में बांटेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। मध्य प्रदेश की 4 भागों में स्थिति जानेंगे। मध्य प्रदेश के गठन की 4 पॉइंट लिए गए हैं। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की कब मध्य प्रदेश
कहीं न कहीं अंग्रेजों के नियंत्रण में आया और क्या स्थिति उन्होंने चेंज या क्या परिवर्तन किया गया। उसके बाद 1947 के बाद बात करें मध्य प्रदेश की स्थिति, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद भारतीयों के नियंत्रण में आया, क्या स्थिति रही। थर्ड पॉइंट है 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया, तब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। उसके बाद 2000 के बाद कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। इन्हीं चार पॉइंटों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट नोट करते हैं 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति में पहला पॉइंट की बात करें, 1818 में कहीं न कहीं अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ पहली बार मध्य प्रदेश में, ये पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में 1861 में दूसरे पॉइंट में कहीं न कहीं उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम दिया गया और 1936 में कहीं न कहीं अंग्रेजों द्वारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया और कहीं न कहीं रियासत इसमें जोड़ दी गई और जोड़ने के बाद इसका विस्तार और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, ये देखेंगे। और इसके बाद बात करते हैं 1947 में क्या हुआ। कहीं न कहीं भारत के लोगों द्वारा नियंत्रित होने पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, इन चार बिंदुओं पर बात करेंगे। तो इस सभी चारों बिंदुओं को मैप पर समझते हैं। मध्य प्रदेश का मैप देखा जाए तो ये 1818 के पूर्व की स्थिति देखेंगे। 1818 के पूर्व की स्थिति क्या थी, बात करते हैं। पहले रियासत चलती थी, पहले राजा महाराजा का ही नियंत्रण था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं था देसी रियासतों पर। उन जहां जहां राजा महाराजा का नियंत्रण था देसी रियासतों को, वहां अंग्रेज सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से बोलते थे। बात करते हैं 1800 पहले की, तो यहाँ पर आपका सागर था। इस वाले एरिया को नर्मदा के नाम से जानते थे। यह आपका छत्तीसगढ़ और महाकौशल था। यहां पर नागपुर, ये बरार, यहां देखा जाए बघेलखंड, बुंदेलखंड, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। 1818 के पूर्व की बात करें तो अंग्रेजों का कहीं न कहीं मध्य प्रदेश पर नियंत्रण ही नहीं था। किसी भी हिस्से पर मध्य प्रदेश की जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, क्योंकि सागर में बात करें यहाँ पर मराठा पेशवा राज करते थे। मराठा पेशवा, नर्मदा के पूरे क्षेत्र में भोसले थे। नागपुर के पूरे क्षेत्र में यहाँ पर भोसले थे। और बरार वाला जो क्षेत्र की बात करें, हैदराबाद का निजाम के पास ये एरिया था। ये एरिया था। यहाँ पर कहीं न कहीं सिंधिया का राज था। यहाँ पर भोपाल में बात करें पठान का राज था। और उसके बाद इंदौर में बात करें होलकर रियासतें थी। अब देखा जाए मराठा, यहां से स्टार्ट करते हैं 1818 में कहीं न कहीं प्रति आंग्ला युद्ध हुआ। 1818 में प्रति आंग्ला युद्ध हुआ
यहाँ बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें कहीं न कहीं मराठा पूरी तरीके से पराजय हुए और पराजय होने के कारण ये जो सागर और नर्मदा वाला क्षेत्र है ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। कब आया? 1818 में प्रति आंग्ल युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान मराठे पूरी तरीके से पराजय हुए। पराजय होने के कारण नर्मदा और सागर वाला एरिया अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और इस एरिया को उन्होंने नियंत्रण में लेकर संभाग में परिवर्तित कर दिया गया। इस वाले एरिया को सागर, बात करें सागर और नर्मदा, इन दोनों को एक संभाग, नर्मदा एवं सागर संभाग बना दिया गया। अब टोटल देखा जाए सागर और नर्मदा दोनों हिस्सों को मिलाकर संभाग बना दिया गया। इस संभाग में कुल 12 जिले रखे गए। अब इन 12 जिलों को प्रशासनिक तौर पर ब्रिटिश सरकार की ओर से पहले एजीजी हुआ करते थे, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट जनरल थे। इन्होंने 12 जिलों पर कुल पूरी तरीके से नियंत्रण करके रखा था। इसकी बात करें कहीं न कहीं आगे चलकर इन्होंने ये इनकी बात करें एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल पहले कौन थे? यहां पर बात करें डब्ल्यू श्रीमन जो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे। अब इन्होंने सबसे पहले कटनी से ठगी प्रथा का अंत किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि पहले मध्य प्रदेश के एजीजी कौन थे जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया? तो आप बता सकते हैं डब्ल्यू श्रीमन। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण 1818 में हुआ या शुरू हुआ। ठीक है। बात आगे करते हैं। इसी बीच ये चलता रहा 1818 से आगे देखकर यही स्थिति चलती रही और कहीं न कहीं 1842 में हीरापुर के शासक जो सागर के अंदर आता है उन बुंदेलों ने कहीं न कहीं विद्रोह कर दिया और यहाँ विद्रोह इतना फैल गया कि नर्मदा वाले क्षेत्र में भी बढ़ गया। यह विद्रोह चलता रहा। अब कहीं न कहीं डब्ल्यू श्रीमन ने इस विद्रोह को रोकने के लिए प्रयास किया लेकिन यह अनियंत्रित रहा। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने कठोर रूप से प्रत्यक्ष रूप से कठोर रूल लाए गए और इन विद्रोह को रोकने की कोशिश की। यहाँ विद्रोह कंटिन्यू 1853 तक चलता है और 1853 में ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग एक ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बना दिया था, यदि किसी राजा महाराजा की पुत्र या पुत्री नहीं है या कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अब इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी दत्तक पुत्र को वह शासन नहीं दे सकते अपना। जब किसी राजा महाराजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वही उसका रियासत ब्रिटिश सरकार में शामिल कर ली जाएगी। यह रूल बना दिया गया था। ठीक है। 1853 की बात कर रहे हैं। 1853 में नागपुर के जो राजा थे के इस नागपुर रियासत के राजा थे राघोजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर वाला जो रियासत थी जो क्षेत्र था वहां अंग्रेजों ने अपनी रियासत में या अपनी ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अब देखा गया कि अब अंग्रेजों के पास कहने के उनका क्षेत्र का विस्तार हो गया। सागर, नर्मदा और नागपुर तीनों क्षेत्र मिल गए। अब कहीं न कहीं अंग्रेजों ने इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक नया नाम रख दिया गया। हम देखेंगे उसका नया नाम क्या है। सागर नर्मदा नागपुर
तीनों को मिलाकर सन 1861 में एक नाम दिया गया। इसका नाम था सेंटर प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत। केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत। देखो 1861 में सागर, नर्मदा और नागपुर को मिलाकर एक नया नाम दिया गया मध्य प्रदेश का, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत। तीनों को मिलाकर इसमें कहीं न कहीं 4 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 4 संभाग बनाए गए। चारों संभागों को अपन देखेंगे, उसमें किस संभाग में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट था और कुल कितनी रियासतें मिलाई गई। ठीक है। अब देखो एमपी का मैप देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है, नागपुर वाला एरिया, अब ये किसके कब्जे में हो गया? ये अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। अब पूरा ये वाला जो हिस्सा, ये पूरा हिस्सा देखा जाए, ये छत्तीसगढ़ भी इसी में शामिल था। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसके कब्जे में है? 1818 में तो 2 भाग लिए गए थे, सागर नर्मदा वाला पूरा एरिया, और कहीं न कहीं 1861 में नागपुर वाला क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया। तो इन तीनों को मिलाकर इस वाले पूरे एरिया को क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक है। इसमें 4 संभाग बनाए गए। अब देखेंगे चारों संभाग में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है। देखिए 1818 का भी पता हो चुका है। सागर नर्मदा संभाग में 12 जिले थे और 1861 में सागर नर्मदा प्लस नागपुर को शामिल करने के बाद कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार ने इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत के रूप में परिवर्तित किया गया। इसमें 4 संभाग थे और इसकी चारों संभाग की राजधानी नागपुर को बनाया गया। ठीक है। पहला संभाग जबलपुर में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, सागर, दमोह, सिवनी, मंडला। सेकंड संभाग था नर्मदा, इसमें नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और निमाड़ी क्षेत्र, निमाड़ को भी शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नागपुर में नागपुर, भांडरा, चांदा, वर्धा, बालाघाट, ऐसे मिलाकर टोटल आप देखोगे 18 जिलों को शामिल किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुल जिलों की संख्या 18। कुल जिलों की संख्या, कुल जिले 18 जिले बने। बात करते हैं इसमें 15 रियासतों को भी शामिल किया गया था। 15 रियासत जो छत्तीसगढ़ और महाकौशल वाले भाग में थी, उन अधिकतर 15 रियासतों को भी शामिल किया गया। एक रियासत जो होशंगाबाद की हरदा में थी, मकड़ई रियासत। मकड़ई रियासत को सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सेंट्रल प्रोविंस में पहली कौन सी रियासत जिसको शामिल किया गया, तो पहली रियासत का नाम है मकड़ई रियासत, जो 15 रियासतों को भी शामिल किया गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से 15 रियासत में से एक रियासत मकड़ई रियासत जो हरदा में था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेंट्रल प्रोविंस में पहली कौन सी रियासत है जो शामिल की गई थी, तो पहली रियासत मकड़ई रियासत थी जो शामिल की गई थी। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आया था कि
कि मध्य प्रदेश के में सेंट्रल प्रोविंस के समय पहली रियासत शामिल होने वाले क्या नाम था, तो पहले शामिल होने वाली सेंट्रल प्रोविंस में मकड़ई रियासत थी जो हरदा में स्थित थी। ठीक है, डन। सेंट्रल प्रोविंस बनने के बाद अब यह मध्य प्रांत का मैप, इसमें बराड़ वाला क्षेत्र हैदराबाद के शासक के अधीन है और ग्वालियर एजेंसी, बुंदेलखंड एजेंसी, बघेलखंड एजेंसी, इंदौर और भोपाल एजेंसी ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। इनमें अभी भी राजा महाराजों का ही शासन था, जिसको रजवाड़े शासन कहते थे। बात करते हैं, ये वाला एरिया पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के में नियंत्रण था और यहाँ जो एरिया है, ये वाला एरिया ये ब्रिटिश सरकार के अंडर में नहीं था। ये पूरा एरिया सेंट्रल प्रोविंस मध्य। अब बात करें 1903 की। 1903 में कहीं न कहीं लॉर्ड कर्जन गवर्नर बने। अब लॉर्ड कर्जन गवर्नर बनने के बाद उन्होंने मध्य प्रांत पर जिक्र किया। उन्होंने देखा कि बराड़ वाला क्षेत्र क्यों ना मध्य प्रांत में शामिल कर लिया जाए, यहाँ सोचा और कहीं न कहीं हैदराबाद के निजाम से बात कर संधि की गई और बराड़ वाला क्षेत्र भी मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। अब मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया। इसका कहीं न कहीं शासक आयुक्त ही इसकी प्रशासन था। मतलब कह सकते हैं 1936 तक या इसके पहले पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। ओके, इसके बाद देखा गया 1935 में एक्ट आया। इस एक्ट के अनुसार यहाँ क्षेत्र को शामिल किया गया और शामिल करने के बाद 1936 में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के सीमाओं का परिवर्तित हो गई और परिवर्तित होने के बाद इसका नाम भी चेंज हुआ। अब 1936 में इसका नाम सीपी एंड बराड़ के नाम से जाना गया। 1936 में सीपी एंड बराड़ के नाम से जाना गया। पहले इसमें देखा जाए 4 संभाग थे। अब इसमें एक और नया संभाग जोड़ा गया, वो संभाग था बराड़ वाला संभाग। इसमें 5 जिले शामिल किए गए। इसमें 5 जिले, बराड़ वाले क्षेत्र में कितने जिले बनाए गए? 5। इन जिलों को यहां देखते हैं। बात करें 1936 में मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की स्थिति का नाम था क्या? मध्य प्रदेश का क्या नाम था? सीपी एंड बराड़। इसमें 1936 में पांचवा संभाग बराड़ था। अब बराड़ में 5 जिले थे। अब 5 जिले कौन कौन से हैं देखते हैं। 5 जिले कौन कौन से थे? यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बुल्डाना, 1936 में सीपी एंड बराड़, कहीं भी बराड़ वाला क्षेत्र शामिल किया गया और शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश का नाम सीपी एंड बराड़ के नाम से जाना गया। अब 5वां संभाग इसमें बराड़ बना। अब बराड़ में 4 जिले शामिल किए गए। 4 जिले कौन कौन से? यवतमाळ, अकोला, अमरावती और बुल्डाना। अब इसके पहले बात करें तो जिलों की संख्या कितनी थी? 18। अब 4 जिले और शामिल कर दिए गए तो कितने जिलों की संख्या हो गई? 22 जिले। संभाग 5 और इनकी राजधानी क्या बनाई गई? नागपुर। अब देखो ये वाला क्षेत्र भी क्या हुआ? अब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत में शामिल किया गया ये वाला क्षेत्र। अब इस वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया?
सीपी बरार 1936 से लेकर 1947 तक मध्य प्रदेश का नाम सीपी एंड बरार के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सीमाएं कहां से कहां तक थी? मध्य प्रांत की सीमाएं ये थी, ये देसी रियासत थी। इनका अभी तक अंग्रेजों का इन सीमाओं पर नियंत्रण नहीं था, ये राजा महाराजा के थ्रू ही चलाई जाती थी, ये किसी भी तरीके से अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1936 से 1947 की बात करते हैं। अब इन बीच क्या हुआ, 1935 अधिनियम एक्ट के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं चुनाव होने लगे। चुनाव में इस वाले क्षेत्र में कुल चुनाव सीटों की संख्या 131 थी। इसमें कहीं न कहीं 131 सीटों पर चुनाव हुए। और चुनाव होने के बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 131 बहुमतों में से जीत हासिल की, लेकिन सीएम बनने से मना कर दिया। उन्हें सरकार बनाने से मना कर दिया, वो सरकार नहीं बनाना चाहती। तो इसी बीच क्या हुआ, जब सरकार नहीं बनाने चाहती थी, जब कांग्रेस ने मना कर दिया, तो अल्पमत वाली सरकार ने सीएम बनाने के लिए यहां की अल्पमत। अब देखते सीपी एंड बरार के बाद 1935 में एक एक्ट आया। एक्ट के अनुसार 1936 में कहीं न कहीं इस क्षेत्र में चुनाव होने लगे। चुनाव टोटल 131 सीट पर होने थे। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। बहुमत प्राप्त करने के बाद उन्होंने यह डिसीजन लिया कि वहां सरकार नहीं बनाएगी। अब जब बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार नहीं बनाएगी, तो इसके बाद क्या हुआ, अल्पमत सरकार ने कहीं न कहीं सरकार बनाने का सोचा। और अल्पमत सरकार ने, अल्पत बहुमत वाली सरकार ने पहले सीएम बनाए थे राघवेंद्र राव, जो पहले सीएम बने थे 1936 में मध्य प्रदेश। या बात करें सीपी एंड बरार के पहले सीएम 1936 में राघवेंद्र राव बने थे। जैसे ये सीएम बने और इसी बीच राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमको सरकार बनाना है, और यहाँ राघवेंद्र राव की सरकार हटकर राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। और इनके पहले सीएम एनबी खरे बने थे, और एनबी खरे कुछ ही समय के लिए रहे और इन्होंने रिजाइन दे दिया। इसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो पहले सीएम बने, वहां थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल सीपी एंड बरार के सीएम बने। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पहले सीपी एंड बरार के पहले सीएम कौन से बने? यदि तीनों ऑप्शन रहे आपके पास, राघवेंद्र राव रहे, एनबी खरे रहे, थर्ड रहे पंडित रविशंकर शुक्ल, तो पहले आप क्या लगाओगे कि 1947 के पहले कौन पहले मध्य प्रदेश के सीएम थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा राघवेंद्र राव। ये राघवेंद्र राव नहीं रहे तो सेकंड ऑप्शन रहेगा एनबी खरे। ये दोनों ऑप्शन नहीं रहे तो थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। ओके, ये आपका 1936 से तो 1947 तक यही सिलसिला रहा और सीपी एंड बरार यही। तो आपका मध्य प्रदेश का गठन का पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए।